सबसे पहले बात उस सिस्टम की जो गुजरात के मोरबी में 134 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए जिम्मेदार है। शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा। 134 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जानते हैं इन लोगों की मौत की सुपारी कितने में ली गई थी? 17 रुपए में, सिर्फ 17 रुपए में मौत का टिकट। जानते हैं इन लोगों की जान लेने में सिस्टम को कितना समय लगा? 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड। जानते हैं इस एक लापरवाही ने कितने परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया? 134 परिवारों को 17 रुपए, 15 सेकंड, 134 परिवार तबाह। जानते हैं इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये लोग छुट्टी के दिन सिर्फ नदी पर बने एक पुल पर खुशियों के कुछ पल बिताने गए थे। एक ऐसा पुल जो अंग्रेजों के जमाने में बना था, जिसे भारतीयों ने बार बार संवारा, और इस बार तो करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसा संवारा कि 2-4 दिन भी नहीं टिक सका ये पुल। 134 लोगों की मास किलिंग हुई है। ये कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है। 134 लोगों की मास किलिंग। 134 लोगों को एक साथ जिंदा नदी में डुबोकर मार डाला गया। आज हम सिस्टम के ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का पर्दाफाश करेंगे। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार देखिए कोई भी हो, लेकिन कैसे सिस्टम के ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है ना, पूरे देश के सिस्टम की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। यह खबर हम आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि देश में फिर कभी कोई मोरबी जैसा हादसा ना हो। हमारा आज का हैशटैग है नो मोर मोरबी, फिर दूसरा मोरबी ना हो। देश नहीं झुकने देंगे। आप सभी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। लोगों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने वाले इसी सिस्टम ने गुजरात के मोरबी में 134 लोगों को एक झूलते पुल से सीधे शमशान घाट पहुंचा दिया। 134 लोग जो इस भयानक हादसे के चश्मदीद हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने जिंदगी में इस हादसे से बुरा और कुछ नहीं देखा। हादसे के शिकार लोगों में बच्चे भी थे जो रो रहे थे, चीख चीख कर बचाने की मन्नतें मांग रहे थे। कोई नहीं बचा पाया। लोगों के सामने ही एक गर्भवती महिला तड़प तड़प कर मर गई। एक बेबस भाई अपनी 6 वर्ष की बहन को छटपटाते हुए नदी में डूबता देखता रहा। सब बेबस, कोई कुछ नहीं कर पाया। इस हादसे के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि ये सिस्टम जो है वो गुजरात की बीजेपी की सरकार का था। लेकिन इसी सिस्टम ने राजकोट से बीजेपी के सांसद, जिस वक्त इनको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजकोट से बीजेपी के सांसद मोहन भाई कुंडारिया के परिवार के 12 लोगों की भी हत्या हम बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हादसे में उनकी भी दुखद मौत हुई है। बीजेपी सांसद के परिवार के 12 लोगों की। यानी कि इसको समझिए कि लोगों की संवेदनहीनता से हत्या करने वाले सिस्टम का कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है। इस संवेदनहीन सिस्टम को और अधिक क्रूर शायद कुछ लोगों के खिलवाड़ ने बना दिया। हादसे के पीड़ितों और चश्मदीदों ने बताया कि कुछ लड़के जोर जोर से पुल को हिला रहे थे। कई तरह के वीडियोज आए, कई पुराने वीडियोज आए, और उस वीडियोज में दिख रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है। इस हादसे में मौतों की बड़ी संख्या की दूसरी बड़ी वजह नदी का सीवर युक्त पानी भी था। इस खबर को बहुत तफसील से समझिएगा कि पूरा मामला क्या है। दूसरी बड़ी वजह नदी का सीवर युक्त पानी भी था, जिसकी वजह से बचाव कार्यों में बहुत ज्यादा परेशानी आई, ज्यादा लोगों को नहीं बचाया जा सका। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उनके परिवार के सदस्यों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसलिए अभी भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोगों के शव हो सकता है अभी भी नदी में हो। इसलिए एनडीआरएफ का कहना है कि नदी के सीवर युक्त पानी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सीवर युक्त पानी की वजह से कुछ जगहों पर कीचड़ है, विजिबिलिटी कम है, दिन में भी विजिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया। कई जिंदगियों को बचाया गया, 100 से ज्यादा। लेकिन कुल मिलाकर सच यह है कि सिस्टम ने धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि 100 साल पुराना पुल अगर लोगों के भार से टूट गया तो क्या होगा। किसी को फर्क नहीं पड़ा। इस डेथ पुल के ठेकेदारों ने क्यों नहीं सोचा कि 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना पुल टूटा तो अस्पतालों में मॉर्चरी भर जाएंगी, शमशान भर जाएंगे, जैसा हुआ भी।
तो हम आज ये सवाल उठा रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे कि क्यों ना हो कि भाई सिस्टम के इन ठेकेदारों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए, मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए ना। वैसे तो आपको बता दें ये जो हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक है, इसमें 134 लोगों की जान चली गई। वैसे तो हादसा हम आपको बता दें रविवार शाम करीब 6:32 पर हुआ। खबर क्या है, कब हुई, क्या समझ लीजिए। रात 8:30 बजे तक एनडीआरएफ की टीम हादसे वाली जगह के लिए भेज दी गई थी, लेकिन इस हादसे की स्क्रिप्ट जो है वो काफी पहले लिख दी गई थी। अब ये खबर समझिए, ये हम आपको आगे बताएंगे। इस हादसे में अभी तक 134 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 134 लोगों की, बहुत ही दर्दनाक हादसा। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है। अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग हो सकता है अभी भी इस पानी के नीचे हो। कहा जा रहा है कि हादसा पुल पर, समझिए, हादसा पुल पर क्षमता से ज्यादा लोगों की वजह से हुआ, ओवर कैपेसिटी। चश्मदीदों का तो यहां तक कहना है कि पुल पर हादसे के वक्त 400 से 450, कुछ लोग बता रहे 500 लोग मौजूद थे इस पुल के ऊपर। ये देखिए वो तस्वीरें भी हैं, जबकि पुल की क्षमता सिर्फ 100 लोगों की थी। जो पुल 133 लोगों के लिए मौत का पुल बन गया, वो दरअसल मच्छू नदी पर बना है और नदी में सीवर का पानी भी मिलता है। इस हादसे के बाद अब समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 लोगों में 2 मैनेजर्स हैं ओरेवा के, ये अपडेट है इस वक्त जो मुझे मिल रहा है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन 9 लोगों में 2 ओरेवा के मैनेजर्स हैं, 2 टिकट क्लर्क्स हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जानकारी अभी मिली है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। 2 ओरेवा कंपनी के मैनेजर्स हैं, 2 टिकट क्लर्क्स हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन सबके खिलाफ धारा 304 लापरवाही से मौत, धारा 308 गैर इरादतन हत्या, धारा 114 यानी कि अपराध के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे मच्छू नदी पर बना पुल टूटकर गिर गया, जिसके बाद लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हुई। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही है कि उस समय जो घटनाक्रम हुआ वो ओवर क्राउडेड जनता, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। ये जो सीसीटीवी है वो गवाही दे रहे हैं कि दरअसल ये मेंटेनेंस की कमी थी और इसी के चलते जो कल से ही राज्य सरकार जिस बात को लेकर बात कर रही है कि मेंटेनेंस में कहीं बड़ी लापरवाही हुई, नेग्लिजेंस हुई। 7 महीने तक आपने मेंटेनेंस की बात कही और जब उसको शुरू किया उसके 5वें दिन ही अगर ये टूट जाता है तो बड़ी एक लापरवाही, और इसी के चलते ओरेवा की जो ओनर्स हैं और की कंपनी है उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और सीसीटीवी आप पूरी तरीके से देखें, सीसीटीवी में आप देखेंगे कि बहुत चंद लोग आपको दिख रहे हैं वहाँ पर। हाँ, कुछ वो पुल को हिलाने की बात वहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रही है, चूँकि लोग अनुभव करना चाहते हैं कि जब स्विंग किस तरीके से होता है वहाँ पर, और वो झूलता पुल जैसे होता है बिल्कुल उस तरीके से एक शख्स है सफ़ेद कपड़ों में, वो 2 हाथ से दोनों जो छोर से जो हैं उनको हिलाने की कोशिश कर रहा है और अचानक से वो पूरा जो एक हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूटता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा दिखा रहे हैं कि उसमें जो तस्वीरें वो बता रही कि ओवर जो पहले कहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, तो उस कहानी पर भी सवाल उठ रहा है। रात से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक जारी रहा। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम गोताखोर लगातार लगे रहे। न्यूज 18 की टीम भी रात से ही मौके पर मौजूद थी ताकि ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आप तक पहुंचती रहे।
असल समस्या और चुनौती जो है वो जो बीच की गहराई है, वहां पर अगर कोई फंसा हुआ है या जो शव वहां पर है उन्हें निकाले जाने की है। किनारे पर वैसे भी बहुत कम पानी होता है और ऐसी स्थिति में जो भी है वो कल शायद जब ये हादसा हुआ होगा उस वक्त भी शायद चलकर या तैरकर बाहर निकल पाए होंगे। अब ये ऊंचाई भी जरा अयाज अगर आप दिखा पाए कितना ऊंचा ये पुल और वहां से नीचे जो गिरा होगा उसका क्या हाल होगा। और ये जो बीच की गहराई है ये तकरीबन 30 फीट की बताई जा रही है, 25 से 30 फीट की एक गहराई है। पूरी रात यहाँ पर अगर कोई फंसा होगा तो जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि संभावना बहुत कम है अब उसके जीवित रहने की, लेकिन अमूमन जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हम ये देखते ही हैं कि चमत्कार कुछ न कुछ होता है, जो जिंदगी है वो बच जाती है और ऊपर वाले की मेहरबानी रहती है। तो ऐसी किसी जिंदगी की तलाश में अब भी जो गोताखोर हैं वो नदी में बार बार छलांग लगा रहे हैं और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उन जिंदगियों को बचाया जा सके। अब ये बोट से उधर आप दिखाइए, क्योंकि ज्यादातर मुझे अयाज जो रेस्क्यू टीम है वो उधर की ओर ही दिखाई दे रही है। हम आप ऐसा समझिए कि पुल के दाहिनी ओर है और हमारे इधर सिर्फ मात्र 1 या 2 बोट ही है, बाकी सारी बोट इधर की तरफ दिखाई दे रही है और जो पानी निकाला जा रहा है वो भी इस ओर से ही। फिर से मैं आपको बताऊं, जो डैम है वो इधर की तरफ है, ये जो मौजूदा पानी आप देख पा रहे हैं ये उधर से बांध से छोड़ा जाता है। इस नदी में जो भी पानी, इस मच्छू डैम में, इस मच्छू नदी में जो भी पानी आप देख रहे हैं वो उधर दूसरी तरफ डैम है जहां से छोड़ा जाता है और फिर उसके बाद वो जो पानी है वो इस नदी में दिखाई देता है। बर्बादी के निशान पानी की सतह पर साफ दिख रहे थे। लोगों का सामान जैसे मोबाइल, जूते, चप्पल, सब कुछ पानी पर तैरते हुए नजर आए। गुजरात के गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया गया था कि 2 बॉडीज अभी भी निकाला जाना बाकी है। वो 2 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। अब से कुछ वक्त पहले ही जो दूसरी बॉडी थी वो भी यहाँ, ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है इससे निकाली जा चुकी है, लेकिन अब भी सर्च ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि जारी है। ये दोनों बातों को मैं कनेक्ट करके आपको बता रही हूँ कि किस तरह से गृह मंत्री की तरफ से सुबह जब पीसी हुई थी तो उस वक्त ये बयान दिया गया था कि 2 बॉडीज अभी निकाला जाना बाकी है और उसके बाद एक एक करके, क्योंकि मेरे सामने ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो वो दोनों बॉडी निकली, तो इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके ये तो हम कह सकते हैं कि अभी कोई शव अंदर शायद बाकी नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी अभी आखिरी दम तक जो लड़ाई है वो जो रेस्क्यू टीम है वो लड़ना चाहती हैं और यही वजह है कि आप अंदर अभी भी बोट चलते हुए देख पाएंगे और जो तमाम रेस्क्यू टीमें हैं वो अभी इन कोशिश में हैं कि अगर कोई जिंदगी अंदर फंसी हो या फिर अगर कोई शव हो तो उसे निकाला जा सके। और इसीलिए लगातार जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है या जो आर्मी की टीम है वो आपको लगी हुई मुस्तैदी के साथ दिखाई देगी। अपनों को खोने के बाद परिवार के लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर इंतजार करते दिखे। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन्हें ये दर्द जिंदगी भर दुख देता रहेगा। और न्यूज 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। कल रात से हमारी टीम न्यूज 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। पुलिस क्या करे एक बार वो भी सुन लेते हैं। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है उनके प्रति मैं शोक की लागनी व्यक्त करता हूं और काफी दुख के साथ हम लगभग 2 दिन तक 24 घंटे तक काफी लोगों का एक करुण दृश्य हमने भी देखा है। हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सजा लेने का, दिलाने का और एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो एफआईआर की है उसमें किया गया है। जो हैंगिंग ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ है, उसकी कोलैप्स की वजह से काफ़ी लोग उसमें पानी में गिरे हैं। पानी में गिरने के बाद काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इतना फास्ट रिस्पॉन्स इस पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि तुरंत मोरबी पुलिस, मोरबी के पब्लिक, सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए कल किया है। चले अब आपको कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे, आपके लिए आसान होगा कि इस पुल हादसे के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स यानी कि मौत की ठेकेदारी किसने ली थी। झूलता ब्रिज जो है इसको दरअसल झूलतो ब्रिज नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेजों के जमाने का है। जैसे आप गए होंगे ना ऋषिकेश, वहां ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तरह ये भी झूलता है, इसलिए इसे गुजराती में झूलतो पुल कहा जाता है। समझिए 26 अक्टूबर यानी कि हादसे के
4 दिन पहले ही मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, 4 दिन पहले, जिसका मैनेजमेंट ओरेवा नाम की कंपनी को दिया गया। ओरेवा को मार्च 2022 के पुल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मार्च 2022 में दिया गया। करीब 7 महीने की मेंटेनेंस के बाद, मतलब मरम्मत के बाद, वैसे मरम्मत तो पता नहीं, रंग रोगन हुआ है सिर्फ, 7 महीने की मेंटेनेंस के बाद पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि मरम्मत छोड़िए, सिर्फ रंग रोगन करके सौंप दिया गया और फिर यह हादसा हुआ। इस कंपनी की लापरवाहियों का बोझ पुल पर इतना भारी पड़ा, इतना भारी कि सैकड़ों लोग एक साथ मौत के मुंह में चले गए। कंपनी ने पुल पर जाने के लिए एक व्यक्ति की टिकट की कीमत रखी थी 17 रुपए, 17 रुपए में मौत का टिकट। रिपोर्ट के मुताबिक पुल की क्षमता सिर्फ 100 लोगों की थी, सिर्फ 100, लेकिन रविवार को टिकट बेचे गए 400 से ज्यादा। लालच, तो क्या सिर्फ लालच की वजह से सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया? दूसरा बड़ा सवाल प्रशासन पर है, सिस्टम पर, कि क्या ब्रिज को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के खोलने की अनुमति दे दी गई? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के एक कंपनी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बिना प्रशासन की अनुमति के पुल खोल दिया गया? फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना कैसे कमजोर पुल को सुरक्षित मान लिया गया? ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, कैसे पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों लोग, जब क्षमता है 100 की, तो कैसे पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों की भीड़ पुल पर पहुंच गई? और क्या कंपनी की मनमानी प्रशासन की सहमति के बिना संभव है? यह सवाल। देखिए, मोरबी में जो दर्दनाक हादसा हुआ उससे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद भावुक नजर आए। प्रधानमंत्री आज सरदार पटेल की जयंती और उस मौके पर मनाए जा रहे राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यहां जरूर हूं, लेकिन मेरा मन मोरबी में है। कल प्रधानमंत्री मोरबी भी जाएंगे। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। મોરબીમાં ગઈકાલે સાંજે જે ભયંકર દુર્ઘટના ઘટી, અનેક આપણા સ્વજનોએ, નાના નાના ભૂલકાઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक और मोरबी का भयानक हादसा और दूसरी तरफ कर्तव्य। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और मोरबी के हादसे को लेकर बीजेपी और गुजरात सरकार पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। लाशों पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने पूछा कि मोरबी के हादसे के बाद भी केवड़िया में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्यों हुआ? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे पुल खोल दिया? क्या एक कंपनी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने सरकार और प्रशासन को भी ठेंगा दिखा दिया? तो अब आपको मोरबी हादसे पर राजनीति की ये छोटी सी फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मोरबी में हादसा हुआ, उसके बाद हर एक देशवासी हादसे का शिकार हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा। स्थानीय लोग हादसे की जगह पर अस्पतालों में हर संभव मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं। पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। पैसे कमाए गए, घटिया जो है सामग्री को के माध्यम से जो है पुल का मरम्मत हुआ। तो इतने लोगों को छोड़ने की
कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। गुजरात पे आज अभी लोग अपने को दर्द में महसूस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात के जख्म पर नमक छिड़क रही है। मुझे लगता है कि जो लोग जो है करप्शन सुबह से शाम तक जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं करप्शन को, वो हर समय उनको करप्शन ही नजर आएगा। इस हादसे के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हादसा भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कमीशन दिया गया, इसलिए पुल गिर गया। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरएसएस लोगों को कमीशन दिया गया, इसलिए पुल गिर गया। और 27 साल से बीजेपी आरएसएस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आरएसएस को दोष दिया गया। लेकिन मोरबी हादसे को लेकर हम आरएसएस पर एक ऐसा सच आपको बताने जा रहे हैं जिससे शायद कोई और नहीं बताएगा। मोरबी हादसे के बाद सैकड़ों की संख्या में संघ कार्यकर्ता एनडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गए। घंटों तक वो रेस्क्यू में लगे रहे। आरएसएस कार्यकर्ता पूरी रात और कल रात से आज दोपहर तक लोगों को ढूंढने, निकालने और अस्पताल पहुंचाने में स्थानीय प्रशासन की लगातार मदद करते रहे। लेकिन सोचिए, मोरबी का जिक्र आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए। जब मोरबी पर संकट, तब संघ ने मदद का हाथ बढ़ाया। मोदी पर यह 73 साल बाद दूसरा सबसे बड़ा कहर मोरबी पर, आप समझिए। देखिए, मोरबी हादसे से पहले 11 अगस्त 1979 को यह पूरा शहर एक तरह से शमशान में बदल गया था। अचानक डैम टूटने की वजह से हादसे में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसी मोरबी में 1400 लोगों की मौत हुई थी। 1979 में 12,000 से ज्यादा पशु मारे गए थे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोगों ने भयानक मंजर देखा था। इंसानों से लेकर शव खंभों तक लटके हुए मिले थे, अटके हुए। हादसे के बाद पूरा शहर मलबे में ढेर बन चुका था। 2022 और 1979 तब मोरबी हादसा हुआ था और आज फिर मोरबी में हादसा हुआ। तब मोरबी में चारों ओर सिर्फ लाशें नजर आ रही थी। इस भीषण हादसे के बाद कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी ने मोरबी का दौरा किया था, याद होगा। तो लाशों की दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि उनको नाक में रुमाल रखना पड़ा था। इंसानों और पशुओं की लाशें सड़ चुकी थी। उस समय मोरबी का दौरा करने वाले नेता और राहत एवं बचाव कार्य में लगे लोग भी बीमारी का शिकार हो गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर बताया जाता है कि 1 महीने तक वहां पर रहे। राहत और बचाव का काम उन्होंने कई महीनों तक वहां पर देखा था। गुजरात के मोरबी में हादसे के लिए पूरा दोष सरकार को दिया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन कड़वा सच जानते हैं क्या है? कड़वा सच ये है कि सरकारें सिर्फ 5 साल के लिए होती हैं, सिर्फ 5 साल के लिए आती हैं, जाती हैं। हादसों से सरकारें गिर भी जाती हैं, बन भी जाती हैं। लेकिन ये हमारे देश का सिस्टम है, ये हमारे देश का सिस्टम है जिसे दुर्घटनाओं से, मौतों से संभवतः कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम है जिसने आज तक दुर्घटनाओं से संभवतः कोई सबक नहीं लिया। याद करिए ना, अभी जनवरी 2022 वैष्णो देवी भगदड़ से 12 लोगों की मौत हो गई थी। अक्टूबर 2018 अमृतसर रेल से कटने से 58 लोगों की मौत हो गई थी अमृतसर में। मार्च 2016 कोई सबक नहीं लिया गया। मार्च 2016 कोलकाता फ्लाईओवर गिरने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर 2017 मुंबई फुटओवर ब्रिज गिरा, 29 लोगों की मौत हो गई। अगस्त 2016 मुंबई गोवा हाईवे पुल टूटने से 41 लोगों की मौत हो गई। नवंबर 2010 दिल्ली बिल्डिंग गिरी, 36 की मौत, 36। सितंबर 2008 जोधपुर चामुंडा मंदिर भगदड़ स्टैम्पीड, 147 लोगों की मौत हुई। गुजरात के मोरबी की तरह यूपी के चंदौली में भी, ये भी आज की खबर है, वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। गुजरात के मोरबी की तरह यूपी के चंदौली में भी ऐसा ही हादसा हुआ। चंदौली में आज सुबह एक पुल अचानक गिर गया। पुल गिरने से 15 लोग नहर में गिर गए। नहर में गिरने वालों में महिलाएं भी थी, आज की खबर है। हालांकि नहर मतलब गहरी नहीं थी और मौके पर मौजूद लोगों ने नहर में गिरे लोगों को वहां से निकाल लिया। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये मोरबी की तस्वीर और एक तरफ चंदौली की तस्वीर। ये जो दूसरी तस्वीर है, ये भी आज बताना आपको जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या है। यहां पर अचानक से पुल गिरा, 15 लोग नहर में गिर गए और फिर नहर में गिरने वालों में महिलाएं भी थी। हालांकि नहर गहरी नहीं थी। एक तरफ ये 134 लोगों की मौत और ये भी तस्वीर चंदौली की जहां पर पुल टूटा है। ये आज की खबर है। मौके पर मौजूद लोगों ने नहर में गिरे लोगों को वहां से निकाल लिया और मोरबी जैसी भयानक घटना ये देखिए, ये वो पुल है, ये वो पुल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, चंदौली का। ये चंदौली का है।
और यहां पर ये पुल टूटा है। ये पुल, अभी तो मोरबी वाली तस्वीरें दिखाई जा रही थी, उस झटके से देश अभी उभरा भी नहीं था। ये देखिए वो तस्वीरें, ये वो तस्वीरें चंदौली की, जहां पर अचानक से पुल टूटा और तमाम जो लोग थे वो आकर नहर में गिरे। कुछ लोग डूबे लेकिन उनको बचा लिया गया, महिलाएं भी थी, लेकिन मोरबी होने से बच गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है कि यूपी में जितने पुल हैं सबका निरीक्षण होगा। अब यूपी में जितने पुल हैं सबका निरीक्षण होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आ गया है, क्योंकि मोरबी में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बाद यह बड़ी खबर है इस वक्त की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है उत्तर प्रदेश के सभी पुलों का निरीक्षण होगा। नो मोर मोरबी हमारा आज का हैशटैग। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टल सकता था मोरबी हादसा, क्या टल सकता था। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इसमें मुख्यमंत्री, साथ में हर्ष सांघवी गृह राज्य मंत्री, वो इस बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल, और पूरा अपडेट लिया गया है मोरबी में जो हादसा हुआ है और राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। लगातार अपडेट्स लिए जा रहे हैं पीएमओ की तरफ से, और राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की ये बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है, जिसमें मुख्यमंत्री और साथ ही गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी इस बैठक में शामिल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य को लेकर, मोरबी को लेकर बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये वो तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो हाई लेवल जो मीटिंग, प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री की तरफ से ली गई है मोरबी हादसे को लेकर। जो मोरबी में दुखद हादसा हुआ, 134 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों को बचाया गया, उसको लेकर आप देख रहे हैं बैठक में मुख्यमंत्री इस वक्त बैठक में मौजूद। ये बैठक ली गई है, गृह राज्य मंत्री जो है वहां पर हर्ष सांघवी, इसके अलावा राहत और बचाव कार्य को लेकर वहां पर अपडेट लिया गया और त्वरित कार्रवाई करने की बात की गई है। जो अपडेट आया उसमें यह है कि और ज्यादा तेजी से राहत और बचाव कार्य, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो मोरबी में नदी के नीचे हो सकते हैं। लेकिन जानते हैं मोरबी में जो हादसा हुआ, ये सिस्टम की लापरवाही का नतीजा तो था। लेकिन इस खबर का एक एंगल है जो विज्ञान से संबंधित है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने बात कई बार सुनी होगी कि जब सैनिकों की कोई टुकड़ी एक लय में मार्च करते हुए, यानी कि कदमताल करते हुए, एक लय में कदमताल करते हुए किसी ब्रिज के पास पहुंचती है, तो सैनिक एक लय में मार्च करना बंद कर देते हैं। ये हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन ये फैक्ट है। जब सैनिक कदमताल करते हुए, एक साथ मार्च करते हुए, सिंक्रोनाइज तरीके से कदमताल करते हुए, जैसे ही ब्रिज के पास सेना की टुकड़ी पहुंचती है, तो सैनिक एक लय में मार्च करना बंद कर देते हैं। ये फैक्ट है। सामान्य गति से चलने लग जाते हैं, जो मार्च किया जाता है उसको एकदम से रोक दिया जाता है पुल पर जब वो होते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सैनिक कदमताल करते हैं ना, तो ब्रिज भी उसी ताल के साथ हिलने लगता है। यानी कि सैनिकों के कदम की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इसको समझिएगा, सैनिकों के कदमों की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि भौतिक वस्तु की अपनी एक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उस वस्तु पर उतनी ही वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से वार किया जाए, उतनी ही वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है और उस वस्तु के टूटने का खतरा हो जाता है। यह फैक्ट है। सेना के जवान जब कदमताल करते हुए आगे बढ़ते हैं, पुल आता है, तो वो कदमताल करते हुए सिंक्रोनाइज तरीके से नहीं जाते। इसे विज्ञान की भाषा में, ये साइंस है, इसे विज्ञान की भाषा में मैकेनिकल रेजोनेंस कहते हैं। मैकेनिकल रेजोनेंस। इसलिए जब सैनिक किसी भी ब्रिज से गुजरते हैं, इसको गौर कर दिएगा अब आप, सैनिक किसी भी ब्रिज से गुजरते हैं तो उन्हें कदमताल रोकने के लिए कह दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 1831 में इंग्लैंड का ब्रॉटन सस्पेंशन ब्रिज इसी वजह से टूट गया था। कई सैनिकों की मौत हो गई थी।
आपको बता दें इस साल 2000 में, इसी तरह साल 2000 में लंदन में मिलेनियल ब्रिज का उद्घाटन हुआ। पहले ही दिन इस ब्रिज पर लाखों लोग पहुंच गए। इन लोगों की चाल की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच खाने लगी। पहले ही दिन, उद्घाटन के दिन, ये जिसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये मिलेनियल ब्रिज, लंदन में मिलेनियल ब्रिज 2000 सन 2000 में पहले ही दिन हुआ ये कि जिन लोगों की चाल की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच खाने लगी और ब्रिज जोर जोर से हिलने लगा। गुजरात के मोरबी में जो हुआ उसे लेकर भी कुछ लोग ये डाउट कर रहे हैं। कुछ लोग इस ब्रिज पर खड़े होकर जोर जोर से हिला रहे थे और जब फ्रीक्वेंसी पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मेल खाई तो पुल अपना भार नहीं संभाल पाया संभवतः और टूट गया। कुछ लोग ये थ्योरी भी दे रहे हैं मोरबी की घटना में भौतिक विज्ञान का कोई रोल था या नहीं था, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कई बार विज्ञान को समझकर भी ऐसे हादसों को टाला जा सकता है। यह स्थिति जब लंदन के मिलेनियल ब्रिज के साथ हुई तो वहां के इंजीनियर्स ने इसे फौरन सही करने का फैसला लिया। ये लंदन के मिलेनियल ब्रिज के साथ हुआ तो वहां के इंजीनियर्स ने इसे फौरन सही करने का फैसला लिया और कुछ ही समय में इस समस्या को दूर किया गया। आज ये ब्रिज लंदन की शान है। इस खबर का एक पहलू भारत की आप आबादी से भी जोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में लोगों के पास मनोरंजन के साधन कम हैं, शहरों में सैर सपाटे की जगहों का अभाव है, इसलिए कई बार भीड़ उन गिनी चुनी जगहों की तरफ खींची चली आती है जहां लोगों को आनंद के कुछ पल गुजारने का मौका मिलता है। मोरबी का हैंगिंग ब्रिज यानी कि झूलता पुल भी इसी का एक एग्जाम्पल है। मोरबी के इस हैंगिंग ब्रिज पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। नतीजा यह हुआ पुल टूट गया। लेकिन भारी भीड़ की वजह से भारत में ऐसे हादसे हर साल होते हैं। आप भी कभी ना कभी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हो सकता है आप गए होंगे जहां पांव रखने तक की जगह नहीं होती। हम कई बार मंदिरों में जाते हैं, वृंदावन में इस तरह के मंदिर हैं जहां पर हम जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर, जब ये भीड़ बढ़ने लगती है तो आपने महसूस किया होगा आपका दम घुटने लगता है और बस किसी तरह वहां से बाहर निकल जाना ही आपका मकसद होता है। आप चाहते हैं वहां से निकल जाएं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अगर इस बीच कहीं भगदड़ मच जाए, स्टैम्पीड भगदड़ मच जाए तो जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। आपने महसूस किया होगा कि ऐसी जगहों पर अगर आप नहीं भी चाहते तो भी भीड़ आपको आगे बढ़ाने लगती है। मतलब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो आप एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। मजबूरी में आप अपने आगे वाले व्यक्ति को धक्का मार के आगे बढ़ते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा तो भीड़ आपको एक दिशा की तरफ लेकर चलती है और आपको एहसास होता है कि आप मुश्किल में फंस गए हैं। आप इसे लॉज ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स की मदद से भी समझ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉज ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें होता यह, उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर जब फंस जाते हैं तो होता क्या है, डायरेक्शन में प्रेशर होता है। उदाहरण के लिए आपने पानी की पाइप्स देखी होंगी ना, पानी इस पाइप में एक समान मात्रा में और एक गति से बहता है। लेकिन अगर आप इस पाइप को कहीं से अगर आप दबा देते हैं तो पानी तो उतना ही होता है लेकिन प्रेशर तेज हो जाता है। पानी उतना ही लेकिन प्रेशर तेज, दबाव बढ़ जाता है। ऐसा ही भीड़ के साथ भी होता है। भारी भीड़ जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे रास्ता संकरा हो जाता है तो पीछे से बहुत ज्यादा दबाव पैदा होने लगता है और भीड़ हादसे का शिकार होने की तरफ बढ़ने लगती है। यह भी एक थ्योरी है, साइंस है। यह समझिए, स्टैटिस्टिका के आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2014 से 2018 के बीच 4 वर्षों में आतंकवादी हमलों में भारत के 504 नागरिक मारे गए। 4 सालों में टेरर अटैक्स में 504 नागरिक मारे गए। इनमें ज्यादातर आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी भारत में हुई। जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2012 से 2015 के दौरान इन 4 सालों में स्टैम्पीड की वजह से भारत में 1128 लोग मारे गए। 1128 आतंकवादी हमलों से ज्यादा स्टैम्पीड में मारे गए, भगदड़ में मारे गए। फर्क साफ है। अब भारत में जितने लोग आतंकवादी घटनाओं से नहीं मरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही की वजह से मारे जाते हैं। अब आपके लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, आज ये जानकारी आपके लिए होना बहुत जरूरी है। देखिए, अब बात मोरबी के उस पुल के इतिहास की भी करते हैं। ये कोई आम पुल नहीं था, इसके बारे में भी समझिए। ये 1887 के आसपास मोरबी के तत्कालीन राजा वाघजी राठौर ने इस पुल को बनाया था। दरअसल मोरबी पर ठाकुर शासन 1922 तक रहा। उस वक्त लकड़ी के इस पुल का निर्माण कराया गया था। पुल को बनाने के लिए यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। मोरबी के राजा इस पुल से होकर दरबार जाते थे। यह ऐतिहासिक 140 साल पुराना पुल है। यह पुल दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को जोड़ता था। इस पुल के जरिए ही राजा वहां तक जाते थे। देखिए, भारत में गुजरात के मोरबी में भीड़ की वजह से जैसा हादसा हुआ वैसा ही हादसा आपने देखा होगा अभी सोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में क्या हुआ। ये जो तस्वीरें तो मोरबी की तस्वीरें, लेकिन सोल में क्या हुआ था।
सोल के ही एक शहर, ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, आज दिखाना बहुत जरूरी है। इटावन में 1 लाख से ज्यादा लोग हैलोवीन त्योहार मना रहे थे, हैलोवीन पार्टी चल रही थी वहां पर। यहां पर भी भीड़ बहुत ज्यादा। ये सेलिब्रेशन पूरे 2 साल बाद हो रहा था, क्योंकि कोविड की वजह से इस तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध था। समझिएगा, इस दौरान भीड़ शहर के एक संकरे इलाके में पहुंच गई। यह इलाका ना सिर्फ संकरा था, बल्कि यहां एक तरह की ढलान भी थी। इस छोटी सी जगह पर इतने लोग खड़े हो गए थे कि लोगों के पास हिलने तक की जगह नहीं बची। सोल से जो वीडियो सामने आए, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भीड़ की वजह से लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। अचानक इस भीड़ में मौजूद कई लोग सांस ना ले पाने की वजह से बेहोश होकर गिरने लगे। इनमें से बहुत सारे, ये देखिए तस्वीरें देखिए, बहुत सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी आ गया था। ये वो तस्वीरें हैं, कार्डियक अरेस्ट आया। कार्डियक अरेस्ट दरअसल उस स्थिति को कहते हैं जब दिल एकदम से काम करना बंद कर देता है, यानी उसमें एक तरह की इलेक्ट्रिक गड़बड़ी आ जाती है। कार्डियक अरेस्ट एक तरह से दिल एकदम से काम करना जो है वो बंद कर देता है। ये हार्ट अटैक से अलग होता है, इसको समझिए। हार्ट अटैक नहीं होता कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में दिल में खून पहुंचाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, उसे हार्ट अटैक। जबकि कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक धड़कना ही बंद कर देता है। इसकी शुरुआत अनियंत्रित धड़कनों से होती है, जिसे एरिथमिया कहा जाता है। फिर अचानक दिल धड़कना बंद हो जाता है और फिर मस्तिष्क तक खून पंप नहीं कर पाता। कहा जा रहा है कि सोल में करीब 150 लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया। आप ठीक सुन रहे हैं, वहां पर भी भीड़, वहां पर भी लोग। 150 लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया, लोगों की मौत हो गई। कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में अगर फौरन चिकित्सीय सहायता ना दी जाए तो कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट आता है। अब सोल में जो हुआ, भीड़ में ही मौजूद बहुत सारे लोगों ने कार्डियक अरेस्ट झेल रहे, ये देखिए आप जो देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें, ये सीपीआर देने की कोशिश की है। ये एकदम से सीपीआर देने की, कार्डियक अरेस्ट झेल रहे लोगों को सीपीआर देने की कोशिश हुई। देखिए सीपीआर इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली एक प्रक्रिया है। बहुत सारे लोगों को वहां पर सीपीआर देने की कोशिश हुई। जब किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आता है और उस वक्त तक अगर मेडिकल सहायता पहुंचने में अगर टाइम होता है, तब सीपीआर दिया जाता है। अब इसमें होता क्या, कैसे दिया जाता है, इसको समझिएगा। ये एक तरीके से जान बचाने वाली प्रक्रिया सीपीआर, अगर डॉक्टरी मदद आने में अगर समय है तो इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल पर लिटाया जाता है और उसकी छाती को 1 मिनट में 100 से 120 बार पुश किया जाता है, यानी कि दबाया जाता है। इसके अलावा मुंह से सांस देने की भी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है ताकि रिवाइव किया जा सके, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में बहुत जल्दी मिनटों में किसी की जान जा सकती है। इस प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कार्डियक अरेस्ट के शिकार व्यक्ति के दिल की धड़कनें फिर से शुरू ना हो जाए, रिवाइव ना उस शख्स को कर लिया जाए। सोल में एक महिला ने सीपीआर की मदद से 10 लोगों की जान बचाई, सीपीआर की मदद से। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसी स्थिति अगर मतलब आती क्यों है, चाहे वो सोल हो या मोरबी में हुआ, सोल में हुआ, भीड़ जान पर भारी पड़ती क्यों है? इसके लिए आपको भीड़ के विज्ञान को भी समझना चाहिए। ये बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मानते हैं जब किसी जगह पर, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जब किसी जगह पर 1 स्क्वायर मीटर के इलाके में 6 या उससे ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं, इसको समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब किसी जगह पर 1 स्क्वायर मीटर के इलाके में 6 या उससे ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं ना, तो इस स्थिति के जानलेवा होने में देर नहीं लगती है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मानते हैं ऐसा 3 तरीकों से होता है। इन्हें आप 3 स्थितियां भी कह सकते हैं, इसको समझिए। पहली स्थिति होती है क्राउड क्रश की। यही वो स्थिति होती है जब 1 स्क्वायर मीटर की जगह पर 6 या उससे ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं। जब 1 स्क्वायर मीटर की जगह पर 6 या उससे ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं तो लोग अपना मतलब शरीर अपनी मर्जी से घुमा नहीं पाते, लोग अपने हाथ पैर मूव नहीं कर पाते, मतलब उठा नहीं पाते। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है हर तरफ से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके फेफड़े भी अपनी पूरी क्षमता के साथ फूल नहीं पाते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और सांस आना बंद हो जाए तो दम घुटने की वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं। दिमाग, फेफड़ों और दिल तक ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से कार्डियक अरेस्ट तक की स्थिति आ जाती है, लोगों की जान चली जाती है। भीड़ से पैदा होने वाली, ये मैंने फर्स्ट सिचुएशन आपको बताई, भीड़ से पैदा होने वाली दूसरी स्थिति जानलेवा, मतलब दूसरी जानलेवा स्थिति को कहते हैं प्रोग्रेसिव क्राउड कोलैप्स। प्रोग्रेसिव क्राउड कोलैप्स, इसे ऐसे समझिए कि एक छोटी सी जगह पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से एकदम चिपक कर खड़े हैं। जैसे कोई कॉन्क्लेव है, कोई रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है, सारे लोग एकदम से चिपक कर खड़े हैं। अचानक इनमें से कोई एक व्यक्ति
पहली वाली स्थिति की वजह से अगर बेहोश होकर गिर जाता है, इस व्यक्ति के गिरते ही भीड़ में रिक्त स्थान पैदा हो जाता है, यानी कि खाली जगह बन जाती है, और जो व्यक्ति मतलब गिरने वाले से चिपक कर खड़ा था वो भी खुद को संभाल नहीं पाता और फिर वो भी गिर जाता है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे मतलब आपने ताश की गड्डी होती है ना, एक पत्ता निकालने पर ताश की पूरी गड्डी गिर जाती है, इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव क्राउड कोलैप्स। दूसरी सिचुएशन, तीसरी स्थिति होती है भगदड़ की, जिसे अंग्रेजी में स्टैम्पीड कहा जाता है। इसमें होता है कि भीड़ के बीच अचानक इस प्रकार की सूचना फैलती है, कोई रूमर हो कुछ, जिससे भीड़ बेचैन हो जाती है। और वैसे ये बताया जा रहा है सोल में भी ऐसा ही कोई रूमर था, कुछ खबर आई थी अचानक से, जिससे भीड़ बेचैन हो जाती है और लोग किसी भी दिशा में भागने लगते हैं। इसे स्टैम्पीड कहते हैं, भगदड़। इस दौरान बहुत सारे लोग, खासकर बच्चे और महिलाएं जो खुद को संभाल नहीं पाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं और बेतहाशा भीड़ उन्हें कुचलती हुई आगे बढ़ने लगती है। इसे स्टैम्पीड। इससे नीचे गिरे लोगों को गंभीर चोट लग जाती है और लोगों की मौत भी हो जाती है। एक आंकड़ा समझिएगा, भारत में हर साल 4000 से ज्यादा ऐसे आयोजन होते हैं जिनमें कम से कम 1 लाख लोगों की मतलब भीड़ होती है। 1 लाख लोगों की, 4000 इस तरह के आयोजन जहां 1 लाख लोगों की भीड़ होती है, और ऐसे हादसे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे हादसों को विज्ञान की मदद से रोका भी जा सकता है। वो भी समझिए सॉल्यूशन कैसे रोका जा सकता है। जैसे वीडियो फीड्स की मदद ली जा सकती है, यानी कि कैमरों से लोगों की भीड़ को मॉनिटर किया जा सकता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक खास इलाके में लोगों के शरीर से निकल रही गर्मी का अध्ययन किया जा सकता है। ये एआई के जरिए हो सकता है। ज्यादा गर्म इलाके से मतलब इस बात की पहचान की जा सकती है कि वहां लोगों की जरूरत से ज्यादा भीड़ है, जो 1 स्क्वायर मीटर वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया। एआई की मदद से लोगों के स्विंगिंग मोशन का भी पता लगाया जा सकता है। एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ये देखा जा सकता है कि लोग एक दूसरी दिशा में झूल तो नहीं रहे हैं। आईआईटी मद्रास के कुछ शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने भी गणित के मॉडल के आधार पर ऐसा एल्गोरिदम विकसित किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आईआईटी मद्रास की स्टडी है। आईआईटी मद्रास के कुछ शोधकर्ताओं ने भी गणित के मॉडल के आधार पर ऐसा एल्गोरिदम विकसित किया है जो ये पता लगा सकता है कि भीड़ किन किन जगहों पर अनियंत्रित हो सकती है और हादसे का शिकार हो सकती है। ऐसी जगहों पर क्या हो सकता है, अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा सकता है, बैरिकेड्स लगाए जा सकते हैं, ड्रोन की मदद से भीड़ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग, रियल टाइम नजर रखी जा सकती है। भीड़ को नियंत्रित करना भी देखिए एक साइंस है, एक विज्ञान है। लेकिन अफसोस यह है कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में शायद ही किसी कॉलेज में क्राउड कंट्रोल जैसे सब्जेक्ट, विषय अलग से पढ़ाए जाते हों। जरूरत है कि देश भर के कॉलेजेस में ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं जो लोगों को भीड़ के विज्ञान की जानकारी दे सकें, ताकि फ्यूचर में और मोरबी ना हो। भविष्य में हमारे पास इस विषय से जुड़े एक्सपर्ट्स हों। इसके अलावा जैसे हमारे देश में अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वैसे ही सिर्फ भीड़ को, क्राउड मैनेजमेंट, आबादी 140 मतलब अगर 140 करोड़ है तो उसको नियंत्रित करने के लिए अलग से फोर्स बनाई जा सकती है। इसमें एक्सपर्ट्स हों। हर समस्या का समाधान होता है, बस जरूरत है तो भीड़ की मानसिकता से बाहर निकलकर नए विषयों को समझने की। आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर। अब बात भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली की। विराट कोहली एक बार फिर से चर्चा में है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ पिछले मैच में एक महत्वपूर्ण कैच को छोड़ दिया था, बल्कि इस बार वो इस वजह से चर्चा में क्योंकि उनके फैन ने उनकी निजी जिंदगी में ऐसी घुसपैठ करने की कोशिश की है जिसके बारे में विराट कोहली ने खुद सोचा भी नहीं होगा। ये वो वीडियो मैं आपको बताता हूं, ये पहले वीडियो आप देखिए, पूरा वीडियो, ये फुल स्क्रीन पर एक बार वीडियो दिखा दीजिए भाई। ये पूरा जो वीडियो है ये विराट कोहली के रूम का है, ये बाहर आ गया वीडियो, ये देखिए ये वीडियो है। ऐसा लगता है कि कोई मतलब कोई कमरा है, इस कमरे में कुछ सामान रखा है, ये विराट कोहली का कमरा है। ये मेज पर एक कैप है, ये देखिए कैप है, चश्मा है, भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां हैं, शूज़ हैं, खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, सूटकेस है, ग्लासेस हैं, एक आयरन भी रखी हुई है, शूज़ हैं, कपड़े हैं। अब ध्यान से देखने पर लगता है कि ये किसी होटल का कमरा है, बिल्कुल ये एक होटल का ही कमरा है, और इस कमरे में कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली रुके हुए हैं। विराट कोहली का कमरा है, लेकिन इस कमरे का वीडियो खुद विराट कोहली ने नहीं बनाया, इसको समझिए, विराट कोहली ने नहीं बनाया, बल्कि एक फैन ने, एक ऐसे व्यक्ति ने जो बिना उनकी इजाजत के विराट कोहली के कमरे में घुस गया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको शीशे में अभी जब हल्की सी रिफ्लेक्शन भी आती है, वीडियो जो आप देख रहे हैं देखिए अब रिफ्लेक्शन भी आ रही है ना, फैन घुस गया विराट कोहली के कमरे में, होटल के कमरे में, और शीशे में इस व्यक्ति की एक झलक भी दिखाई दी। ये देखिए अभी आपने देखी वो। कोहली ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाई उनके कमरे में घुसे किसी घुसपैठिए की यह हरकत है, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और क्योंकि कमरे
क्योंकि ये घुसपैठ उनके कमरे में नहीं बल्कि उनकी प्रिवेसी में हुई है, उनकी निजता का उल्लंघन है, ये निजता का उल्लंघन है, राइट टू प्रिवेसी। विराट कोहली के होटल रूम के इस वीडियो को किंग कोहली होटल रूम के टाइटल के साथ टिकटॉक पर अपलोड किया गया। ये खबर क्या है समझ लीजिए, कोहली के होटल रूम का वीडियो, और इस वीडियो को आपको बता दें किंग कोहली होटल रूम के टाइटल के साथ टिकटॉक पर अपलोड किया गया। भारत में टिकटॉक भले बैन हो लेकिन दुनिया के कई देशों में अभी भी ये चलता है टिकटॉक। ऑस्ट्रेलिया उन्हीं में से एक है ये खबर। ये वीडियो विराट कोहली के किसी फैन ने बनाई है। वीडियो उनकी गैर मौजूदगी में होटल के उनके कमरे में घुसकर बिना उनकी परमिशन, बिना उनकी मर्जी के बनाई गई है। इस वीडियो को मोबाइल फोन के कैमरे से शूट किया गया और हाथ के हाथ सोशल मीडिया पर बिना उनसे पूछे, बिना उनकी परमिशन के, उनके जो प्रिवेसी है उसको वायलेट करते हुए इसको अपलोड कर दिया गया। कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में है, उनके फैंस किसी भी तरह उनके करीब आना चाहते हैं, लेकिन कोहली का ये फैन अपनी सारी सीमाएं पार करके सीधे उनके कमरे में घुस गया। कहा जा रहा है कि वीडियो आज ही बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर के किसी होटल का है जहां टीम इंडिया ठहरी हुई है। जब विराट कोहली को इस घटना का पता लगा तो उन्होंने खुद ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और इस तरह के व्यवहार पर नाराजगी जताई। अनुष्का ने भी, उनकी पत्नी और फिल्म अभिनेत्री अनुष्का ने भी इसे गलत और प्रिवेसी में दखल माना है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट किया है। उन्होंने जो लिखा है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। उन्होंने इसमें जो लिखा है, उन्होंने लिखा है, ये देखिए, ये विराट कोहली, इसको फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए ताकि आप पढ़ पाएंगे इसको। उन्होंने लिखा है कि आई अंडरस्टैंड दैट फैंस गेट वेरी हैप्पी, मतलब उन्होंने लिखा है कि मैं समझता हूं फैंस गेट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, मतलब जो मेरे फैंस हैं वो बहुत खुश होते हैं, वो एक्साइट हुए सीइंग देयर फेवरेट प्लेयर्स, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखकर, गेटिंग एक्साइटेड टू मीट देम, उनसे मिलने को लेकर। विराट कोहली ने लिखा, उन्होंने इंस्टाग्राम, उन्होंने आगे लिखा कि आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड बट दिस वीडियो हियर इज अपैलिंग, मतलब डराने वाला है। अपैलिंग डराने वाला है, भय पैदा करने वाला है। ये विराट कोहली ने लिखा, दिस वीडियो हियर इज अपैलिंग, डर पैदा करने वाला, भय पैदा करने वाला, एंड इट्स मेड मी फील वेरी पैरानॉइड, मुझे बहुत गुस्सा है अबाउट माई प्रिवेसी। उन्होंने लिखा, इफ आई कैन नॉट हैव प्रिवेसी इन माई ओन होटल रूम, अगर मैं अपने मेरे होटल के रूम में ही मेरी प्रिवेसी नहीं होगी, मेरी निजता नहीं होगी, देन वेयर कैन आई रियली एक्सपेक्ट एनी पर्सनल स्पेस एट ऑल, तो मैं कहां कहीं और पर्सनल, मेरे होटल के कमरे में भी मेरे को अगर पर्सनल स्पेस नहीं मिलेगा। विराट कोहली ने कहा, आई एम नॉट ओके विद दिस काइंड ऑफ फैंटेसिज्म, आई एम नॉट ओके विद दिस काइंड ऑफ फैंटेसिज्म एंड एब्सोल्यूट इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी, ये मेरी निजता में घुसपैठ है, मैं इसको बिल्कुल भी, आई एम नॉट ओके, मैं इससे बिल्कुल भी इसको नहीं मानता हूं, ये गलत है। प्लीज रिस्पेक्ट पीपल्स प्रिवेसी, विराट कोहली ने लिखा, एंड नॉट ट्रीट देम एज ए कमोडिटी फॉर एंटरटेनमेंट। ये विराट कोहली ने लिखा कि आप सम्मान करिए हमारी प्रिवेसी का और हमको जो है एंटरटेनमेंट की कमोडिटी ना समझिए आप। अनुष्का का भी है, अनुष्का ने भी सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अनुष्का का भी अगर हम इंस्टाग्राम पोस्ट डाल दें, ये विराट कोहली का हमने आपको बताया। अनुष्का की तरफ से लिखा गया कि हैव एक्सपीरियंस्ड अ फ्यू इंसिडेंट्स वेयर सम फैंस हैव शोन नो कंपैशन और ग्रेस इन द पास्ट, मतलब इस तरह के मैं पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स देख चुकी हूं जब फैंस की तरफ से कोई इस तरह का या इस तरह की जो कंपैशन दिखाया गया, बट दिस रियली इज द वर्स्ट थिंग। अनुष्का शर्मा ने लिखा है ये बहुत ही गलत है, दिस रियल, इस वीडियो पर अनुष्का शर्मा ने लिखा है दिस रियली इज द वर्स्ट थिंग, एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिसग्रेस एंड वायलेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। एंड एनीवन हु सीज दिस एंड थिंक्स सेलिब्रिटी हो तो डील करना पड़ेगा। ये अनुष्का शर्मा ने लिखा कि जो सोचता है कि सेलिब्रिटी हो तो डील करना पड़ेगा, शुड नो दैट यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एक्सरसाइजिंग सम सेल्फ कंट्रोल हेल्प्स एवरीवन, ऑल्सो इफ दिस इज हैपनिंग इन योर बेडरूम देन वेयर इज द लाइन, मतलब इसकी सीमा कहां है। अनुष्का शर्मा की तरफ से और विराट कोहली की तरफ से, विराट कोहली के कमरे का वीडियो बाहर आ गया, फैन बिना उनकी परमिशन के अंदर रूम में घुसा, वीडियो बनाया, अपलोड किया, विराट कोहली गुस्सा हुए, उन्होंने लिखा कि ये कोई तरीका नहीं है। अनुष्का की तरफ से भी लिखा गया निजता का, हमारी प्रिवेसी है कमरे में, अगर हमारी प्रिवेसी नहीं है तो फिर कहाँ होगी, आप हमारे कमरे में घुस गए हैं, ये गलत है। इस घटना के बाद क्राउन ताज होटल ने भी माफ़ी मांगी है, क्योंकि ये होटल का कमरा था तो कोई बाहर का शख्स इस होटल के अंदर घुसा कैसे। क्राउन टार होटल ने माफ़ी मांगी और कहा है कि वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। इस वीडियो को लेकर होटल की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया है। होटल की तरफ से कहा गया है कि
आगे से हम ध्यान रखेंगे। होटल की तरफ से माफी मांगी गई है, क्राउन ताज होटल ने माफी मांगी। पर्थ का यह होटल, विराट कोहली का यह कमरा, बिना उनसे पूछे उनका फैन इस कमरे के अंदर घुसा। ये वीडियो एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली खबर पर। ये वीडियो फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, विराट कोहली के कमरे का वीडियो। ये अब ये कहा जा सकता है कि ये वीडियो हम दिखाकर भी उनकी प्राइवेसी का वायलेट कर रहे हैं, लेकिन ये बताते हुए कि वीडियो खुद इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने ट्वीट करा। ये इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने डाला है वीडियो, ट्वीट नहीं, मतलब उन्होंने टिकटॉक पर डाला ये टिकटॉक पर वीडियो, और उसी के बाद उन्होंने डाला, तो इस वजह से आप देख रहे हैं उनके कमरे का ये वीडियो, होटल रूम का उनका ये वीडियो, और जिसमें होटल ने भी माफी मांग ली है। चलिए अब आपको भारत से चीन की खबर की ओर लेकर चलते हैं। चीन में क्या चल रहा है देखिए। चीन में कोरोना रिटर्न्स, चीन की महामारी चीन पर भारी। भारत और दुनिया में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस चीन को इस बीमारी का जन्मदाता का माना जाता है, वहां कोरोना महामारी भी खतरनाक स्वरूप में आ चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, लोग भाग रहे हैं ट्रक के ऊपर बैठकर। ये तस्वीरें देखिए, चीन में लोग, अब हुआ ये कि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जहां भी कोरोना के मामले मिल रहे हैं वहां लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना रिटर्न्स चीन में, और कोरोना को लेकर चीन में कितनी दहशत है, ये तस्वीरें वीडियो उसी का सबूत है। आपको बता देते हैं, ये झेंगझोउ शहर का है चीन का, और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल आईफोन फैक्ट्री के कर्मचारी हैं जो दीवार फांद कर भागते हुए नजर आए हैं। ये ट्रक में बैठकर वो भाग रहे हैं, वो भागे हैं वहां से। ये कर्मचारी दीवार फांद कर भागते हुए दिखाई दिए हैं। लोग चोरी छिपे अपने घर जा रहे हैं। झेंगझोउ स्थित फॉक्सकॉन में करीब 3 लाख लोग काम करते हैं, 3 लाख, और दुनिया के आधे आईफोन तो वहीं पर बनते हैं। यहां लॉकडाउन लगा हुआ है तो लोगों को ठीक से खाना तक नहीं मिल रहा है, भुखमरी की स्थिति है। वहां पर फिर से लॉकडाउन जैसे हालात हैं, जहां जहां कोविड के केसेस ज्यादा है वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। हमें लग रहा है कि कोरोना तो चला गया। अच्छा, ये वो तस्वीर जहां दीवार फांद कर, ये लिखिए, ये लोग जा रहे हैं क्योंकि इनको अंदर बंद कर दिया गया, तो ये ऑफिस की दीवार फांद कर जा रहे हैं। भुखमरी की स्थिति ऐसी है, इसलिए यहां काम करने वाले लोग पैदल ही शहर छोड़कर भाग रहे हैं। किलोमीटर कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और ट्रकों के ऊपर बैठकर जा रहे हैं। ये देखिए, ये शख्स जो है ये ट्रकों पे ऊपर बैठकर, ये झेंगझोउ शहर में लॉकडाउन की वजह से करीब 10 लाख लोगों के लिए उनका जो घर है वही जेल बन गया है। फिर से चीन में जो जन्मदाता कोरोना का, लोगों को सिर्फ तभी अपने घरों से निकलने की इजाजत है, ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, जब वो कोविड टेस्ट कराने के लिए जा रहे हो। झेंगझोउ में लॉकडाउन के तहत सभी गैर जरूरी कारोबार बंद कर दिए गए हैं। चाइना में कुछ महीने पहले की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में करीब 2.5 करोड़ लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद है। जब घरों में कैद हुए तो फिर दीवार फांद कर भाग रहे हैं। कोरोना की वजह से चीन की ग्रोथ रेट गिर रही है। चीन में कोरोना रिटर्न्स, अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट है। कई बड़ी कंपनियां चीन छोड़ रही हैं, और ये वो तस्वीरें। सबसे बड़ा सवाल ये कि बाकी ये कि चीन में जो कोरोना वैक्सीन लोगों को दी गई, क्या मतलब वो भी कोई चाइनीज माल तो नहीं निकली है, क्योंकि चाइना में